आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत और समाज में गहरे सवाल खड़े कर रहा है। 10 मई से 19 मई 2025 के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में एक बड़ा अभियान चलाया। इस अभियान का आधिकारिक नाम अतिक्रमण हटाओ अभियान था, लेकिन इसकी जद में जो इमारतें आईं, उन्होंने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सरकारी जमीन को खाली कराने के नाम पर चली इस कार्रवाई ने कई धार्मिक स्थलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। यह सिर्फ कुछ इमारतों के टूटने का मामला नहीं है, बल्कि यह उन समुदायों की आस्था और पहचान से भी जुड़ा है जो दशकों से इन जगहों पर इबादत करते आ रहे थे। इस 10 दिवसीय अभियान के दौरान बुलडोजरों की गड़गड़ाहट ने सीमावर्ती इलाकों की शांति को भंग कर दिया। प्रशासन का तर्क है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से कानून के दायरे में की गई है और इसका उद्देश्य केवल अवैध कब्जों को हटाना था, चाहे वे किसी भी रूप में हो। लेकिन जब कार्रवाई का पैमाना इतना बड़ा हो और एक खास समुदाय के धार्मिक स्थल निशाने पर आते दिखें, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या यह महज एक प्रशासनिक कार्रवाई है या इसके पीछे कोई और मंशा है? इन सवालों के जवाब ढूंढना जरूरी है, क्योंकि यह लोकतंत्र में विश्वास और कानून के राज्य के सिद्धांत से जुड़ा मामला है। आज के इस वीडियो में हम आंकड़ों और तथ्यों के साथ इस पूरे मामले की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि इस अभियान में कुल कितनी मस्जिदें, मदरसे, मज़ारें और ईदगाह तोड़ी गईं। हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है और जमीनी हकीकत क्या कहती है। क्या यह कार्रवाई निष्पक्ष थी या इसमें भेदभाव किया गया? आइए मेरे साथ इस पड़ताल में शामिल हों और जानें कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में बुलडोजर की कार्रवाई के पीछे की असली कहानी क्या है। इस अभियान का सबसे बड़ा और शायद सबसे चिंताजनक पहलू मदरसों पर हुई कार्रवाई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन 10 दिनों में कुल 225 मदरसों को ध्वस्त कर दिया गया। ये मदरसे सिर्फ इमारतें नहीं थीं, बल्कि ये हजारों बच्चों के लिए तालीम का केंद्र थे। कई मदरसे दशकों से चल रहे थे, जहां गरीब और पिछड़े परिवारों के बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी हासिल कर रहे थे। सरकार का कहना है कि ये सभी मदरसे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए थे और उन्हें हटाने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। नोटिस दिए गए, लेकिन जब कब्जा नहीं हटाया गया तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। कई मदरसा संचालकों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें या तो कोई नोटिस नहीं मिला या फिर नोटिस मिलने और जवाब देने के बीच का समय इतना कम था कि वे कानूनी लड़ाई के लिए तैयारी ही नहीं कर पाए। उनका कहना है कि ये मदरसे गांव की सहमति से या उन जमीनों पर बने थे जिन्हें दशकों पहले दान में दिया गया था। अब अचानक से उन जमीनों को सरकारी बताकर तोड़ देना कहां का न्याय है? ये सवाल उन बच्चों के भविष्य से भी जुड़ा है, जिनकी पढ़ाई इस कार्रवाई के कारण बीच में ही रुक गई है। क्या सरकार ने इन बच्चों के लिए किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सोचा है? ये कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं लगती। यह उन संस्थाओं पर एक सीधा प्रहार है जो एक समुदाय की शैक्षिक और सांस्कृतिक जड़ों को सींचने का काम करती हैं। जब शिक्षा के केंद्रों को इस तरह बेरहमी से तोड़ दिया जाता है, तो यह समाज के ताने बाने पर गहरा असर डालता है। सरकार को यह जवाब देना होगा कि क्या अतिक्रमण हटाने का यही एकमात्र तरीका था? क्या इन मदरसों को नियमित करने या उन्हें किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का कोई विकल्प नहीं खोजा जा सकता था? 225 मदरसों का टूटना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यह हजारों जिंदगियों और सपनों के टूटने की कहानी है। मदरसों के बाद इस अभियान की जद में आई मस्जिदें। रिपोर्ट के मुताबिक इन 7 जिलों में कुल 30 मस्जिदों को भी अवैध निर्माण बताकर गिरा दिया गया। मस्जिदें किसी भी मुस्लिम समुदाय के लिए सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं होती, वे उनकी सामाजिक और आध्यात्मिक जिंदगी का केंद्र होती है। दशकों से जहां अजान की आवाज गूंजती थी, जहां लोग दिन में 5 बार इकट्ठा होकर अपने रब को याद करते थे, उन जगहों को एक झटके में मलबे के ढेर में बदल दिया गया। प्रशासन का तर्क यहाँ भी वही है, यह सरकारी जमीन पर किया गया अतिक्रमण था, जिसे कानून के तहत हटाया गया। लेकिन यहाँ भी वही सवाल उठते हैं,
जो मदरसों के मामले में उठे थे। क्या ये मस्जिदें रातों रात बन गई थीं? कई स्थानीय निवासियों का कहना है कि इनमें से कुछ मस्जिदें 50-60 साल से भी ज्यादा पुरानी थीं। अगर वे अवैध थीं, तो इतने सालों तक प्रशासन कहाँ था? क्या इतने दशकों तक किसी भी अधिकारी को यह अतिक्रमण नजर नहीं आया? लोगों का आरोप है कि यह कार्रवाई एक तरफा और भेदभावपूर्ण है। उनका कहना है कि सीमा के पास कई अन्य धार्मिक स्थल भी हैं जो सरकारी जमीन पर हो सकते हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ मस्जिदों और मदरसों पर ही क्यों केंद्रित की गई? यह सवाल इस पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। जब किसी इबादतगाह को तोड़ा जाता है, तो यह सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारों को गिराना नहीं होता, ये लोगों की आस्था पर हमला होता है। ये उस भरोसे को तोड़ता है जो एक नागरिक अपने राज्य और उसके कानून में रखता है। 30 मस्जिदों का ध्वस्तीकरण ये संदेश देता है कि शायद कानून की नजर में सब बराबर नहीं है। सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि इस कार्रवाई का आधार क्या सिर्फ अतिक्रमण था या इसके पीछे कोई और एजेंडा भी काम कर रहा था। जब तक इन सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलते, तब तक समाज में पैदा हुआ डर और अविश्वास का माहौल खत्म नहीं होगा। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान का दायरा सिर्फ मदरसों और मस्जिदों तक ही सीमित नहीं रहा। इसकी चपेट में वो मज़ारें भी आईं जो सदियों से हिंदू मुस्लिम एकता और साझा संस्कृति का प्रतीक रही हैं। आंकड़ों के अनुसार इस कार्रवाई के दौरान कुल 25 मज़ारों को भी जमींदोज कर दिया गया। मज़ारें सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, बल्कि हर धर्म और समुदाय के लोगों के लिए आस्था का केंद्र होती हैं। लोग वहां अपनी मन्नतें लेकर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं और सुकून पाते हैं। ये मज़ारें अक्सर जंगलों, खेतों या सड़कों के किनारे बनी होती हैं और स्थानीय इतिहास का एक अहम हिस्सा होती है। प्रशासन ने इन मज़ारों को भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करार दिया। तर्क दिया गया कि ये यातायात में बाधा डाल रही थीं या वन भूमि पर अवैध रूप से बनी हुई थीं। लेकिन स्थानीय लोग इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि ये मज़ारें उनके पुरखों के समय से हैं। वे पीढ़ियों से इनकी देखरेख करते आ रहे हैं। इन मज़ारों से किसी को कोई परेशानी नहीं थी, फिर अचानक इन्हें हटाने की जरूरत क्यों पड़ गई? कई लोगों का यह भी मानना है कि यह कार्रवाई उस गंगा जमुनी तहजीब पर हमला है जिसका उत्तर प्रदेश हमेशा से एक बड़ा केंद्र रहा है। मज़ारों का तोड़ा जाना सिर्फ एक भौतिक ढांचे का विनाश नहीं है, यह एक जीती जागती परंपरा और इतिहास को मिटाने जैसा है। यह उन सूफी संतों की विरासत का अपमान है जिन्होंने हमेशा प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। जब बिना किसी संवाद के, बिना स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान किए आस्था के इन केंद्रों को बुलडोजर से रौंद दिया जाता है, तो यह समाज में गहरी खाई पैदा करता है। सरकार को सोचना होगा कि क्या विकास और कानून का राज्य स्थापित करने के नाम पर लोगों की आस्था और उनकी सांस्कृतिक विरासत को कुचलना सही है? इस ध्वस्तीकरण अभियान की सूची में आखिरी नाम ईदगाहों का है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 7 जिलों में कुल 6 ईदगाहों को भी अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया। ईदगाह वो खुली जगह होती है जहां मुस्लिम समुदाय के लोग ईद जैसे बड़े त्योहारों पर एक साथ इकट्ठा होकर नमाज अदा करते हैं। यह साल में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल होने वाली जगह हो सकती है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा है। यह सामुदायिक एकता और साझा उत्सव का प्रतीक है। इन ईदगाहों को गिराने के पीछे भी सरकार ने वही तर्क दिया, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। यह कार्रवाई ठीक उस समय के आसपास हुई जब मुस्लिम समुदाय ईद उल अजहा की तैयारियों में जुटा था। ऐसे में ईदगाहों का तोड़ा जाना लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। सवाल यह है कि जो जगहें साल के 363 दिन खाली रहती हैं और केवल 2 दिन के लिए सामुदायिक प्रार्थना के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनसे प्रशासन को अचानक क्या खतरा महसूस होने लगा? क्या इन जगहों को नियमित नहीं किया जा सकता था? क्या स्थानीय समुदाय से बात करके कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता था? यह कार्रवाई इन 7 जिलों श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में एक साथ हुई। ईदगाहों का तोड़ा जाना यह दिखाता है कि इस अभियान का पैमाना कितना व्यापक और शायद कितना असंवेदनशील था। यह सिर्फ जमीन खाली कराने की कवायद नहीं थी, बल्कि यह एक समुदाय को यह संदेश देने की कोशिश भी हो सकती है कि उनके धार्मिक रीति रिवाजों और त्योहारों का कोई सम्मान नहीं है।
जब त्योहार की खुशियों की जगह बुलडोजर का खौफ ले ले तो यह किसी भी सभ्य समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। तो हमने देखा कि 10 से 19 मई के बीच उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में क्या हुआ। 225 मदरसे, 30 मस्जिदें, 25 मज़ारें और 6 ईदगाहें, यानी कुल 286 धार्मिक और शैक्षिक स्थल जिन्हें सरकार ने अतिक्रमण कहा, जमींदोज कर दिए गए। यह कार्रवाई खासकर श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों में केंद्रित थी। सरकार का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है, यह कानून का पालन कराने और सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए एक जरूरी और निष्पक्ष अभियान था। उनका कहना है कि इसका किसी धर्म या समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब कार्रवाई का असर एक तरफा दिखता है, जब सिर्फ एक ही समुदाय के धार्मिक स्थल निशाने पर आते हैं, तो सरकार के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। विपक्ष और कई सामाजिक संगठन इसे बुलडोजर न्याय की राजनीति का विस्तार बता रहे हैं, जिसका उद्देश्य एक समुदाय विशेष को डराना और हाशिए पर धकेलना है। वे पूछते हैं कि अगर यह सिर्फ अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई थी, तो अन्य समुदायों के अवैध निर्माणों पर ऐसी ही तेजी क्यों नहीं दिखाई गई। यह सवाल इस कार्रवाई की नीयत पर संदेह पैदा करता है और सामाजिक राजनीतिक बहस को जन्म देता है। यह मामला सिर्फ कुछ इमारतों के टूटने का नहीं है, यह कानून के शासन, धार्मिक स्वतंत्रता और एक लोकतांत्रिक देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़ा है। क्या विकास और व्यवस्था के नाम पर आस्था को रौंदा जा सकता है? क्या सरकार का काम सिर्फ तोड़ना है या फिर जोड़ना और बनाना भी है? इन सवालों के जवाब भविष्य में उत्तर प्रदेश और पूरे देश की दिशा तय करेंगे। जरूरी है कि हम इन सवालों पर ठंडे दिमाग से सोचें, तथ्यों को परखें और एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को समझें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।